बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप जनाब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, ज़िंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। मैं हूँ ज़हर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। और जैसे कि उज़ैर ने भी कहा, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहाँ हों, खुश हों, हैप्पी हों, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। और हम तो गुजार ही रहे हैं। वैसे चाय की चुस्की के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें तो पता नहीं एकदम राहत सी मिलती है और मुझे लगता है ये पॉजिटिव एनर्जी सबके अंदर ट्रांसफ़र होती है। जो लोग भी ट्यून करके बैठे होंगे सुनो पाकिस्तान, उनको एंटरटेन करने का ज़िम्मा तो हमने उठा रखा है। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रोग्राम में आप सब जानते हैं सियासत की बात भी होती है, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ लाइक हर चीज़ है इसमें। स्पोर्ट्स पर भी बात होगी और हेल्दी टिप्स कैसे हम बोल सकते हैं, और सोशल इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। तो आपने 2 घंटे हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। और आपको पता ही है कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आपने क्या करना है जनाब। मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग ने डेरे डाल रखे हैं और मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई नुकसानदेह है। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबरों पर आ चुका है और उधर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह मुतासर हो गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक, जबकि मोटरवे M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। और कौमी शाहरा पर भी कई मकामात पर शदीद धुंध छाई हुई है, हद निगाह सिफर हो गई है, जिसके बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। और मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि वो धुंध के दौरान लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और तेज़ रफ्तारी से भी गुरेज करें। साथ ही स्मॉग और फॉग का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है और आइंदा दिनों में कहां कहां बारिश का इम्कान है और किन इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात इरफान विर्क साहब ने। इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि स्मॉग के बायस सांस लेना मुहाल हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ स्मॉग है कि बढ़ती चली जा रही है। क्या कह सकते हैं? वैसे तो इसका शॉर्ट टर्म जो है वो सोल्यूशन निकाला जा रहा है, लेकिन इस सीज़न के अंदर हम देखें तो कब ये इसका सिलसिला कम हो जाएगा या इससे मुकम्मल जान छूट सके? देखिए जी, आने वाले दिनों में जो है ये स्मोक जो होगी ये फॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के भी चांसेस। सही। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, हद निगाह की अगर हम बात करें, इस वक्त मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं, हद निगाह ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। धुंध से कौन कौन से इलाके मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, ये जो धुंध ज़्यादा शिद्दत है ये साउथ पंजाब की तरफ है, ख़ास तौर पे मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, उकाड़ा, साहिवाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हद निगाह जो है ना वो तकरीबन सिर्फ 10 मीटर की जो है ना वो हद निगाह है, जो कि सिफर के बराबर ही होती है। तो काफ़ी इलाके जो है ना यहाँ के साउथ के जो है ना ये शदीद धुंध की लपेट में है। और आने वाले दिनों में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये धुंध होगी ये थोड़ी सारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और हमारे जो बस्ती इलाके होंगे जिनमें लाहौर और ये शेखपुरा के इलाके होंगे, इसके अलावा फैसलाबाद के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है ना वो धुंध जो है ना वो अभी भी धुंध है, लेकिन जो साउथ में है वो ज़्यादा है। तो ये धुंध जो है ना ये बरकरार रहेगी। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर और इसकी गिरदोनवा के इलाकों में भी धुंध जो है वो छाएगी, तो सर ये भी बताइएगा क्या ये खुले इलाकों तक महदूद रहेगी या फिर शहरों के अंदर तक बाकायदा महसूस की जा सकेगी? देखिए, ये जो धुंध है ये पैचेस में होती है। जब हवा की रफ्तार बिल्कुल सिफर हो जाए, कोई रफ्तार ना रहे, तो ये धुंध जो होती है ये अंदर जो है ना वो बहुत सारे इलाकों में जो है ना वो चली जाती है, ख़ास तौर पे जो है सुबह के औकात में, अर्ली मॉर्निंग में, रात के पिछले पहर और अर्ली मॉर्निंग में। तो इसी तरह ये धुंध, क्योंकि ये हमारे जो एरियाज़ हैं इसमें एक शीट बन चुकी है और ये पंजाब के जितने भी इलाके हैं ये शीट जो है ना इस वजह से जो है ना हर जगह पे जो है ना धुंध जो है ना वो है और धुंध ये बरकरार रहेगी अनलेस के कोई एक बारिश वाला सिलसिला जो है ना वो ना आ जाए। इरफान साहब, आपने बारिशों की बात की, तो कोई इम्कानात हैं कि बारिशें हो सकती हैं, और अगर हैं तो किन किन इलाकों में हो सकती हैं, और स्मोक के लिए कितनी मौसर साबित होंगी ये बारिशें? देखिए, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो इस वीकेंड पे जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो कि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश करेगा।
और बलाई इलाके जो होंगे जिनमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के भी इलाके होंगे, पेशावर के इलाके भी हैं। इसके अलावा जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, और जो हमारा बलाई पंजाब के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है ना वो बारिश हो जाएगी, और काफ़ी हद तक जो आपको जो स्मोक की कैफियत है उसमें जो है ना वो कमी आ जाएगी। लेकिन ताहम जो फॉग है वो आने वाले दिनों में फॉग आप देखेंगे, लेकिन स्मोक जो है ना उसमें कमी आ जाएगी, स्मॉग में कमी आ जाएगी। चलें, ये तो अच्छी बात है। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो बर्फबारी के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, कहाँ शदीद और कहाँ हल्की बर्फबारी हो सकती है? देखिए ये कोयटा और जो ज़ियारत के इलाके होंगे बलूचिस्तान के, वहाँ पर भी बर्फबारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो भलाई खैबर पख्तूनख्वा जिसमें चित्राल के इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, कागान नारान में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी बर्फबारी हो जाएगी। और जो है गिलियात में भी जो है ना इसमें बारिश तो होगी, साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो बर्फबारी भी हो सकती है। सर इरफान साहब, बर्फबारी का तो हमने जिक्र कर लिया, ये भी बताइएगा जिस तरह से जैसे ही सर्दी स्टार्ट होना शुरू हुई थी तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत। और जिस तरह से हम देखने में भी आ रहा है कि इन्वायरमेंटल चेंज इतना हो रहा है कि गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि शिद्दत थी। तो अब सर्दियाँ कितनी हद तक हम देख रहे हैं कि कब तक रहेंगी, कितने मंथ तक रहेंगी? देखिए सर्दियों का दौरानिया अमूमन जो है वो फरवरी तक जो है ना वो होता है। तो इस बार जो है पहले ही जो है ना लोगों ने जो है ना वो शोर डाल दिया कि बहुत कड़ाके की सर्दियां होंगी। सर्दियां नॉर्मल गुजरी हैं, नवंबर भी नॉर्मल गुजरा है, अभी दिसंबर भी जो है ना हमारा अभी तक टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल जा रहा है। तो ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बल्कि ज्यादा है नॉर्मल से। तो ऐसा है कि जैसे ही कोई बारिश वाला सिलसिला आएगा जिससे बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए, तो वक्ती तौर पर सर्दी में इजाफा हो जाएगा, शिद्दत में इजाफा हो जाए। टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जो है आपके कम से कम दर्जा हरारत वो भी कम हो जाएंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हैं, जो दिन के दर्जा हरारत हैं, वो भी कम हो जाएंगे। इससे फिर सर्दी में इजाफा हो जाता है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि जो कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की, क्योंकि जब भी कोई बारिश वाला सिलसिला आएगा उसके साथ सर्दी लाजमी आएगी। बाकी जो है इतनी ज़्यादा सर्दी जो है ना वो नहीं पड़ी जितनी जो कि सोशल मीडिया में शोर डाला गया था। और ये सर्दियाँ जो है ये नॉर्मली जो है ना वो फरवरी तक जो है ना वो रहती हैं। बिल्कुल इरफान साहब, आप सही कह रहे हैं कि वो गर्मी से शायद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गर्मी इतनी शदीद है और इतना लंबा अरसा चली है तो शायद सर्दियां भी इस तरह की होगी, लेकिन निगेट कर दिया गया था आप लोगों की जानिब से पहले। सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा, अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो पिछले साल सर्दियां कब शुरू हो गई थी और अब जब सर्दी आई है तो उस तरह नहीं आई, उतनी शदीद नहीं आई है। और टाइम स्पैम कितना होगा, लास्ट टाइम कितना था और अब की जो सर्दी है वो कितनी देर रह सकती है? और क्या ये अब मौसम सर आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है, जिस तरह दिसंबर के गाने थे भीगे भीगे, अब वो जनवरी से शुरू होंगे मामला? देखिए ये जो सर्दियां हैं, अभी पिछली बार भी जो है वो खुश्क सर्दी पड़ी थी। पिछली बार जो है नवंबर में जो है ना एक आध बारिश मिल गई थी, जिससे जो है ना वो सर्दी में इजाफा हो गया था। इस बार नवंबर में बारिशें हमें नहीं मिली, और लेकिन नवंबर में टेम्परेचर जो है ना वो कम हो गए थे। सर्दी उतनी ही पड़ी है जितनी के पिछली बार नवंबर में पड़ी थी। और अब दिसंबर जैसे ही आया तो दिसंबर में अभी तक उतनी सर्दी महसूस नहीं हुई जितनी पिछले साल सर्दी। तो आगे हम देख रहे हैं कि जैसे ये वेदर स्पेल आएगा, ये बारिश करेगा, जैसे ही बारिश हो जाएगी उसके बाद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। और आने वाले खास तौर पे आपके जो आखिरी अशरा जो होगा दिसंबर का और वस्त जनवरी तक, ये आपको जो है ना सर्दी ज्यादा महसूस होगी, इसमें शदीद सर्दी पड़ेगी। तो जनवरी में इम्कानात हैं कि सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और हम देख भी रहे हैं कि दिसंबर इतनी ज़्यादा सर्दी लेकर नहीं आया, नवंबर भी थोड़ा सा बस नॉर्मल ही था। जनवरी में जो कड़ाके की सर्दी की बातें हो रही थी, कह रहे यानी आप 21 दिसंबर से अंदाज़ा लगा लें, कोई 15 जनवरी एक अंदाज़ा है कि इसके दौरान जनाब आपको कड़ाके की सर्दी महसूस भी हो सकती है। तो उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल रखें। बारिशें तो हमसे रूठी हुई हैं, बारिशें रूठी हुई हैं, उन्हीं का हम इंतज़ार करें कि जनाब बारिशें बरसें और उसके बाद आप अपने वो ज़बरदस्त से कपड़े निकालें, गर्म जो आपने निकाले हुए फैशन के लिए भी, गर्म रहने के लिए भी, और आप उनको वेयर कर सकें और जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पर आप जा सकें, दोस्तों में जा सकें, रिश्तेदारों में जा सकें। आप जाइए और हमें मौसम का हाल अहवाल बताइए।
बिला ताखीर। सबको आपने भेज के मुझे अब आपने कहा बताइए कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत चलिए हम है। बता देते ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लान कर सके। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के दौरानिये और शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है। गिलगित के अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 11 और कम से कम 3 डिग्री तक जाने का इम्कान है। स्कर्दो का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 6 और कम से कम 0 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करेंगे जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो है 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 13 है और मिनिमम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो इलाके हैं वहां मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 और कम से कम 1 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, DI खाना और गिरदोनवा में सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। और अब जिक्र हो जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का, जहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर इक़्तिदार का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र हो जाए, मुल्तान में मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 और मिनिमम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में स्मोग और चंद मकामात पर धुंध की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं सूबा बलोचिस्तान का, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर क़ायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 31 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 है और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मोर और गिरदोनवाह में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी है और अब आपको खबर दे दें जनाब, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी ज़्यादा होती है और उसको भगाने के लिए एसी जो हैं वो चलते रहते हैं। तो बिजली के सारिफिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पावर डिवीज़न ने स्मार्ट मीटर्स के हवाले से कैसा ऐलान किया है, जिससे ना सिर्फ बिजली के निज़ाम में शफाफियत आएगी बल्कि आवाम की जेब पर बोझ भी कम होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी के मुताबिक स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% कमी की गई है, जिससे मुल्क को सालाना 150 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई के मुताबिक 3 फेज स्मार्ट मीटर की कीमत 45,000 से कम करके अब 25,000 कर दी गई है, जो अब आम 2 फेज मीटर के तकरीबन बराबर ही है। और इसी तरह देखा जाए तो सिंगल फेज स्मार्ट मीटर भी
7,000 रुपए सस्ता कर दिया गया है। वाह वाह, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। और अब देखें स्मार्ट मीटर भी हैं, तो आप सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे और जहन में सवाल होगा कि ये बिजली जो है इसके लिए स्मार्ट मीटर्स और जो रेगुलर मीटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो आपको जो रेगुलर मीटर है उसके बारे में हम बता देते हैं। जो आम घरों में लगे होते हैं, ये मीटर सिर्फ बिजली के इस्तेमाल को गिनता है, यानी एक माह में कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। मीटर रीडर जो है वो हर माह आकर रीडिंग नोट करता है और अक्सर गलत बिल भी आ जाते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे शिकायत करते हुए कि हमें बिजली हमने कम इस्तेमाल की है लेकिन बिल हमें ज़्यादा आया है। तो इस मीटर से आसानी से बिजली भी चोरी हो सकती है और इस मीटर से आपको रोज़ाना ये भी पता नहीं चल पाता कि आपने एक महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, और जब बिल आता है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि इतने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये होता है रेगुलर मीटर का मसला, जो कि अब नहीं होगा शायद। तो अब आपको जनाब स्मार्ट मीटर के फ़ायदे जो हैं वो गिनवाते हैं। एक तो ये डिजिटल मीटर है, ये खुद ब खुद रीडिंग करता है, किसी मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। जितनी फिर रीडिंग होती है आपको बिल भी उतना ही आता है। बिजली चोरी हो, ओवरलोड हो या फिर कोई ख़राबी हो जाए, ये मीटर फ़ौरन बता देता है आपको और आपको आगाह कर देता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मीटर मोबाइल ऐप या आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है और कंज्यूमर ये देख भी सकता है कि वो किस वक्त कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, और वो रोज़ाना ये भी देख सकता है कि हर घंटे बाद भी वो ये जान सकता है कि एक घंटे में उसने कितनी बिजली इस्तेमाल की, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो उसे अलर्ट भी मिल जाता है कि भाईजान हाथ तोला रखो बिल तो सीधे देना, आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इससे बिल कंट्रोल करने में अब बहुत मदद मिलेगी यकीनन। और ये मीटर प्रीपेड होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अभी तक इन्फॉर्मेशन वाज़े नहीं है। और अगर ये भी अगर हो जाए, ये भी अगर एक वैसे उज़ैर एक ऑप्शन बात इसमें ऐड कर दी जाए, चीज़ मेरे कमाल ज़हन हो में आ रही है कि क्या? अम्मी मोबाइल ऐप से देखती हुई कहेंगी ओए लाइट बंद कर जाके तो कमरों से आवाज़ें आएंगी मोबाइल ऐप से देख के ना, या घर में कॉल आया करेगी जब कभी अम्मी बाहर होंगी, तुमने कमरे की लाइट नहीं बंद की तो ये बड़ा नुकसान है, जो घर में कहती होती है ना वालिदैन कहते हैं लाइट्स बंद करें। तो चलें, वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो स्मार्ट मीटर होगा हर चीज़ आपकी एक्सेस में होगी और इस तरह बिजली भी चोरी नहीं होगी और आपके वो शुक्र शुबात भी कम हो जाएंगे कि पता नहीं शायद हमें ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा इकदाम है। अब आप देखिए कि कब आप ये मीटर हासिल कर सकते हैं। हम ब्रेक पर जाते हैं और वापस आते हैं और बहुत सारे अहम मौज़ूआत जो हैं वो आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपको कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में अलार्म लगाते हैं मगर उसके बजने से चंद मिनट पहले ही आंख खुल जाती है, ना कोई आवाज़ ना कोई इशारा, फिर भी जिस्म को जैसे पहले से ही मालूम होता है कि जागने का वक्त ये है और फिर आप जाग भी जाते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद एक कुदरती अलार्म सिस्टम का कमाल है, जिसे साइंस की ज़ुबान में बॉडी क्लॉक कहा जाता है। आखिर ये बॉडी क्लॉक, ये घड़ी काम कैसे करती है और क्या अलार्म से पहले जाग जाना सेहत की अलामत है या किसी मसले की तरफ इशारा करती है? आज हम नींद और दिमाग के इस दिलचस्प राज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या वजह है कि कुछ लोग फ़ोन अलार्म बजने से पहले ही जाग जाते हैं? क्या हम इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं या फिर हमारे जिस्म की कोई ये खुदकार सलाहियत है या किसी मसले की निशानदेही? जी थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अहम और दिलचस्प मौजू है क्योंकि हर बंदे को ही लगता है कि उसकी नींद में कुछ ना कुछ मसाइल हैं। देखिए, जिस तरह आप फ़ोन पे फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसका एक एल्गोरिदम होता है। आप एक वीडियो देखते हैं, दूसरी देखते हैं, फिर आपको वही दिखाता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, वो आपके डाटे को सेव करके आपके एल्गोरिदम को ऑपरेट करता है। अच्छा। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं। इसको बिल्कुल आप अपने फ़ोन के फेसबुक के एल्गोरिदम से कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ केमिकल्स हैं जो इन एल्गोरिदम्स को बनाते हैं, और जो डाटा आप उसमें फीड करते जाते हैं वो एल्गोरिदम्स उसी तरह ऑपरेट करते हैं। तो आप एक टाइम पे उठते हैं तो आपका माइंड ट्यून हो जाता है। फिर वो आप रात को अगर 2 बजे भी सोए हैं और आपने 6 बजे उठना है, वो आपको 6 बजे उठा देगा। आप रात 12 बजे सोए हैं, वो आपको 6 बजे उठा देगा। तो ये एक नेचुरल भी होता है और आप इसको ट्यून भी। सो इट्स समथिंग इज नेचर एंड समथिंग इज नर्चर, बोथ कंबाइंड टुगेदर टू गवर्न योर स्लीप वेक साइकिल। सही, ज़बरदस्त। ये तो आपने बहुत डिटेल में हमें बता दिया कि हमारे जो जिस्म के अंदर घड़ी है वो किस तरह से काम कर रही होती है, और एल्गोरिदम से आपने कनेक्ट करके ज़्यादा रिलेटेबल कर दी है चीज़। ये कहिएगा, अच्छा ये हम जाग जाते हैं अलार्म से पहले ही, तो ये अच्छी अलामत है या स्ट्रेस की अलामत है या एंजाइटी का नतीजा होता है? देखिए, ये बाई डायरेक्शनल होता है कि अगर तो आपका वो एल्गोरिदम ट्यून हुआ है और आप अलार्म सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए लगा रहे हैं, आपका एल्गोरिदम उतना ही एक्यूरेट है जितना अलार्म,
और आप फ्रेश उठते हैं, नींद पूरी करके उठते हैं, उससे आपका दिन फ्रेश गुजरता है, फिर तो ये अच्छी चीज़ है, ये आपके कामों को अच्छे तरीके से चलाएगी, दिस इज़ गुड। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, आप हर वक्त बेचैनी का शिकार हैं, और ये जो उठना है ये नेचुरल एल्गोरिदम नहीं है, ये बेचैनी की अलामत है। और ये फ्रेश ना उठ के आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरता, तो फिर ये बीमारी का हिस्सा हो सकता है, परेशानी का हिस्सा हो सकता है, फिर आपके लिए ये हेल्दी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर आपने खुद करना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर उसामा, रात को नींद में चलने की हम आदत की बात अगर कर लें, ये क्यों होती है? और ख़तरात तो फिर इसके बहुत सारे हो सकते हैं अगर आप नींद में चलेंगे, लेकिन कोई दिमागी मसला भी हो सकता है या कोई और ख़तरा भी हो सकता है इंटरनली? जी, ये रत जगह कबूल के आराम से तो हैं, रखते थे वरना ख्वाब हमें परेशान किए हुए। सो अगर आपकी नींद ज़्यादा परेशान कौन हो गई है, उसमें आप चल रहे हैं, उसमें आप बातें कर रहे हैं, देखें जो स्लीप वॉकिंग है, सोमनैम्बुलिज्म जिसे कहते हैं, वो तो एक बाकायदा बीमारी है जो रात के शुरू के हिस्से में होती है, और बहुत सी दफ़ा आपको पता नहीं चलता, आपको सुबह उठ के उसकी मेमोरी भी नहीं होती, और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आप सीढ़ियों से गिर सकते हैं, आप गाड़ी चला के कहीं नींद में जा सकते हैं, आप एम्बैरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं, पब्लिक में आप यूरिनेशन कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बड़ी रिस्की सिचुएशन है। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हो सकती है, ये कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो अगर आपका कोई अजीज़ या आप खुद नींद में चल रहे हैं तो इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ये इट कुड बी वेरी रिस्की। अच्छा और डॉक्टर उसामा, एक और सिचुएशन भी होती है कि अक्सर ऐसा होता है, मतलब कि रात में जो होते हैं लोग जो सो रहे होते हैं, उनको जगा के कोई चीज़ खिलाई जाए और वो सुबह उठते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो अक्सर घर वाले भी प्रैंक कर देते हैं कि मैंने तुम्हें ये चीज़ खिला दी। तो मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि सुबह में पता ही नहीं होता कि खाई भी है कि नहीं, बस ये तसल्ली होती है कि रात में खाई होगी शायद। देखिए, वो आप चीज़ें, दिमाग का काम है ना चीज़ों को रजिस्टर करना। जब वो सोया हुआ है तो इसका मतलब है उसकी फंक्शनिंग कम हुई है, तो वो बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर ही नहीं करेगा, तो फिर आपके साथ ये प्रैंक वर्सेस रियलिटी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, एक मसला और भी है, मतलब लोग अगर सुबह उन्होंने उठना है जल्दी तो उन्होंने अलार्म लगाया, वो रात को दोबारा फिर उठ के चेक करते हैं कि उन्होंने फ़ोन पे अपना अलार्म सही लगाया या नहीं, AM लगाया, PM लगाया तो ये क्या मसला है? देखें, वो परवीन शाकिर का एक मिसरा है ना, ख्वाब आंखों की इबादत है। तो अगर आप सो नहीं पा रहे, ख्वाब नहीं देख पा रहे, तो प्रॉब्लम तो है। आप देखें ना, ये कुछ लोग होते हैं जो कांस्टेंट वरियर होते हैं, हर दफ़ा ये एंजाइटी की बीमारी नहीं होती, ये आपकी ज़ात का हिस्सा होती है कि आप कांस्टेंट वरियर हैं, आपने हर चीज़ 2 दफ़ा 4 दफ़ा चेक करनी है। अब अगर आप अपना अलार्म ही 4 दफ़ा उठ के चेक कर रहे हैं और आप सो नहीं रहे हैं, आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। और अगर ये आपकी ज़िंदगी मुतासर कर रहा है तो फिर अगेन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर उसामा, एक और सिचुएशन होती है, कुछ लोग होते हैं जो नींद में बोलते हैं और इवन कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो छुपाने वाली होती हैं और वो नींद में सब कुछ बता देते हैं। देखिए, ये एक बेजरर सा डिसऑर्डर है जो कई दफ़ा जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, स्लीप एपनिया, उसमें भी होता है, कई दफ़ा स्ट्रेस एंजाइटी में भी होता है, कई दफ़ा PTSD, जो बहुत आपको कोई ट्रॉमा मिला हुआ है, वो ट्रॉमा आपके दिमाग में गर्दिश कर रहा है, आपने प्रोसेस नहीं किया, किसी से शेयर नहीं किया, आपके दिमाग पे वो बोझ की तरह है, दैट कुड बी एनीथिंग। सो फिर वो आपको स्लीप टॉकिंग की फॉर्म में आता है। सो कई दफ़ा ये बेजरर होता है, लेकिन कई दफ़ा ये जो आपके साथ सो रहा है उसके लिए बड़ा परेशान कौन हो सकता है कि आप ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो अगेन, अगर ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर कर रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा थोड़ा सा वज़न कम करने से, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने से, कुछ स्लीप हाइजीन की रोज़मर्रा की मेजर्स अपनाने से ये चीज़ बेहतर हो जाती है। स्लीप टॉकिंग में हर दफ़ा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसामा साहब, ऐसा भी हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कोई सवाल करे और आप जो सही जवाब भी दे दें बड़बड़ाते? नहीं, देखे, फिर तो वो आपकी नींद पे शक कर सकता है कि भाई ये तो मुझे दिखाने के लिए सो रहे हैं, मेरी बातें अवॉइड करने के लिए, वरना असल में ये जाग रहे हैं। सो दिस कुड बी डेंजरस एज वेल। यस, वेरी डेंजरस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो ये है कि ये बीमारी क्या है, इसका कोई नाम बताएं, ये डिसऑर्डर है, क्या मसला है? ये जो बार बार उठ के हम 5 मिनट का अलार्म बंद करते हैं उसके बाद फिर लगाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर लगाते हैं, उठने का ही नहीं दिल करता। हाँ, ये क्या मसला है? और सर्दियों में बहुत होता है। जिस तरह मैंने कहा ना, एक होते हैं कांस्टेंट वरियर्स और एक होते हैं बिल्कुल ठंड प्रोग्राम, जो कहते हैं कि अलार्म बजाए 5 मिनट और कर दो, 5 मिनट और कर दो। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कि उन्होंने हर काम ही डिले करते जाना है, वो खाली सुबह का अलार्म नहीं है, ठीक है? सो उन्होंने हर काम ही डिले करते जाना है। यानी कि ये पर्सनालिटी का मसला, ये दिमाग का मसला नहीं है।
देखिए पर्सनालिटी भी, दिमाग, हर चीज को पर्सनालिटी क्या होती है कि एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है, वो सेट ऑफ बिहेवियर्स कहाँ आता है, दिमाग से आता है। अब अगर आप रोज काम से लेट हो रहे हैं, आपको सजा मिल रही है, आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं और आप रोज लेट पहुंच रहे हैं, आपकी नौकरी जा सकती है। तो फिर ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अगेन इसमें आपने हैबिट रिवर्सल पे काम करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है फॉर बेटर। चलें उसामा साहब, एक हमारी टीम से भी सवाल आ गया, वो ये है कि जी जो लोग खराटे लेते हैं रात में, वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? देखें, ये तो हमारे एक उस्ताद थे ENT के, जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि बहुत सी तलाकें इस वजह से हो जाती हैं कि अगर एक पार्टनर कराटे लेता है। एग्जैक्टली, उन्होंने भी इसी खतरे के पेश नजर पूछा। ठीक है। सो आई थिंक जब मैं यूके में था तो शायद मेरे पास एक पेशेंट आया कि जी उसकी गर्लफ्रेंड ने रात को उसका नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया और वो जान से जाने लगा था। ठीक है, ही वाज स्नोरिंग। सो आपकी जान भी जा सकती है और आपका पार्टनर जेल जा सकता है अगर आपके ये खराटे। तो दिस कुड बी सामा साहब, कुछ सर थोड़ा रैम का मामला करें, हमें जरूरत है उस शख्स की। कोई हल बता दे, ये वाला हल अच्छा नहीं है जो शरीके याद करें। बचाने हैं, शादियां बचानी है। हाँ नहीं, सो इसमें सबसे पहले तो ये वजनी लोगों का मसला होता है। तो सबसे इजी हल है कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप वेट कम करें। फिर गले में गदूद होते हैं, एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स, इनका मसला होता है। एक छोटी सी सर्जरी होती है आधे घंटे की, उससे ठीक हो जाता है। फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा आप थके हुए हैं, यू आर टू मच टायर्ड। जो हम लोग जब तक आराम नहीं करते ना, जब तक हम गिरने वाले नहीं हो जाते, तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव। उसामा जरा एक ये भी बताइएगा सर, मसला आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, कुछ लोग होते हैं, कभी ये होता है कि आप 4 घंटे भी सो के बड़ा फ्रेश उठ रहे होते हैं और कभी आप 6 घंटे भी सो के उतना फ्रेश नहीं उठ रहे होते। 12 घंटे सो के। हाँ, चलें ज्यादा भी आप इसको। अच्छा देखिए, ये भी आपकी इंडिविजुअल नीड होती है। जिस तरह कई लोग 1 रोटी खाते हैं, कई 2 खाते हैं, कई का 6 रोटियों से भी पेट नहीं भरता। तो इसको इंडिविजुअल नीड भी होती है कि 6 से 10 घंटे की एक जनरल विंडो है। इसमें बहुत से लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। 6 घंटे से कम, असूल सिर्फ ये है कि आप सुबह फ्रेश उठ रहे हैं और आपकी डेली एक्टिविटीज चल रही हैं, तो मामला फिर ठीक है। सही, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने जाने कि भाई नींद और डीप स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी विंडो है उसके मुताबिक आप सो लें, और अगर उससे ज़्यादा सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अल्टीमेटली आप फ्रेश उठ रहे हैं, ये मैटर करता है। तो अच्छी नींद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नींद में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर भी, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रही होती हैं, तभी वो हो भी रही होती हैं। तमाम साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, एक और उसी से रिलेटेड एक तहकीक है जो कि सामने आई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तहकीक जनाब ये सामने आई है कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस भी कहा जाता है, शदीद डिप्रेशन के मरीजों में तेज रफ्तार बेहतरी पैदा करती है, और इसके असरात को एक दिन के अंदर महसूस हो सकते हैं। तिबी जरीदे बायोमेडिसिन में शाया होने वाली ये रिसर्च बताती है कि नाइट्रस ऑक्साइड में फास्ट एक्टिंग यानी एंटी डिप्रेसेंट बनने की सलाहियत मौजूद है। तहकीक के दौरान मेजर अगर देखा जाए तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, रेजिस्टेंट डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन के मरीजों पर मबनी 7 क्लिनिकल ट्रायल्स और 4 प्रोटोकॉल स्टडीज का जायजा लिया गया, और उसके बाद नताइज मुरतब किए गए। और नताइज के मुताबिक 50% नाइट्रस ऑक्साइड की एक खुराक से मरीजों में नुमाया बेहतरी देखी गई, जिसका असर आमतौर पर 1 हफ्ते तक बरकरार रहा। और माहिरीन का ये भी कहना है कि बार बार सेशन ज़्यादा देर पा बेहतरी दे सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि जी मुसलसल इलाज ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तहकीक है, और इस तहकीक के मुताबिक नाइट्रस ऑक्साइड दिमाग के ग्लूटामेट जो है रिसेप्टर उनको मुतासर करता है, यानी कि मैकेनिज्म का जो कैटामाइन होता है उसमें कैटामाइन पाया जाता है, जिसकी वजह से मूड पर फौरी मुस्बत असर पड़ता है। और इब्तदाई तहकीक में चक्कर आना और मतली जैसे जो हल्के मुज़र असरात सामने आते हैं, ताहम किसी भी किस्म के संगीन और कलील मुद्दती ख़तरात जो है वो रिपोर्ट नहीं हुए। और माहिरीन के मुताबिक बेहतरीन खुराक और तवील मुद्दती हिफाजत जांचने के लिए मज़ीद तहकीक ज़रूरी है, जबकि इस पेशरफ्त के बाद NHS के तहत पहले क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी भी की जा रही है। तो बड़ी अच्छी बात है, लाफिंग गैस हमें भी मिल जाए। वैसे हम वैसे हंसे जा रहे हैं, जरूरत तो नहीं है वैसे उसकी, मेरा ख्याल है। अब ब्रेक लेते हैं जनाब प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के दिलकश मकाम जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की रंगारंग नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है।
इस नुमाइश में मुख्तलिफ रंगो इकसाम के गुले दाऊदी देखने को मिले, जिसने सबको महसूस किया। शहरियों ने न सिर्फ फूलों की खूबसूरती की तारीफ की बल्कि फोटोग्राफी का भी भरपूर लुत्फ उठाया। इस पर हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ लाहौर के खूबसूरत जलानी पार्क में, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी गुले दाऊदी नुमाइश का भरपूर रंगों से इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर मौसीकी का इंतज़ाम भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे और बड़े और बूढ़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं और बड़ों के लिए मौसीकी का इंतज़ाम है, रात को कव्वाली भी है और हर किस्म के यहाँ पर फूल आपको नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और इतने सारे फूल देख के मैं तो पागल हो गई हूँ। समझ नहीं आ रही किधर भी चलूँ और किधर नहीं हूँ। वैसे हमारा लाहौर है भी बहुत खूबसूरत, लाहौर की तो बात ही और है। ठीक है। ऐसे थोड़ी कहते हैं लोग जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मुझे लाहौर बताइए की खूबसूरती इतनी है माशाल्लाह। हमारी सीएम साहिबा ने इतना खूबसूरत कर दिया है, मैं कहती हूँ लाहौर को कि पेरिस बना दिया। कोई ज़बरदस्त। कमी नहीं छोड़ी उन्होंने ना कि हम जहाँ भी जाएं कोई ना कोई इवेंट होता है और बहुत ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है। फील कैसा हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? I feel so much good in beautiful flowers, colorful flowers. और after long time मैंने ऐसी एग्जीबिशन देखी है जहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर। ठीक है। और आई रियली अप्रिशिएट पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है और हाईली सिक्योरिटी है और फैमिली के लिए ये बेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कितना मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर आकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिफरेंट चीज़ है, एक फ्लावर्स वगैरह देख के काफ़ी बेहतर फील हो रहा है, अच्छा फील ठीक हो है। रहा कितनी देर से आए हुए हैं? है। अभी हमें तकरीबन आधा घंटा हुआ। ठीक है, आधा घंटा। वह जाने का कोई मूड नज़र आ रहा है अभी? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो अभी सारा विजिट करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ये फ्लावर्स वगैरह तकरीबन ये येलो फूल हैं, ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बच्चों के साथ आई हुई है? जी, बच्चों कितना का दिल मजा कर आ रहा रहा था है? बहुत ज्यादा। इतने दिनों से ये कह रही थी और कह रही अब टाइम भी खत्म होने वाला है, या तो रोज ये जिद कर रही थी। तो आज इसके भाई की फ्री था ये, तो उसने कहा चलो आज चलते हैं। ठीक है। भाई ने कितना तंग किया, कितना इंसिस्ट करना पड़ा आपको? मैंने तो इसको सुबह से कहा हुआ था लेकिन फिर जॉब पे से इतनी लेट आया तो इस ठीक है। वजह से अब इतनी देर बाद मैं आई हूँ। कितना मज़ा आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अपनी Pictures ले pictures ली? ले रही हूँ, हाँ जी। अभी ले रही है या ले चुकी है? अभी तो मैंने थोड़ी सी ली हैं और लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। ये आपने आंखों में लेंस पहने हुए हैं, आपकी हैं ही ऐसी? रियल है। इतनी खूबसूरत आंखें, वाओ। अच्छा मुझे बताइएगा यहाँ पर आई हुई है, कितना मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेशमेंट महसूस हो रही है। घर से बाहर जब बंदा निकलता है तो थोड़ा सा फ्रेश मूड में हो जाता है। ठीक है। फूल कितनी खुशी देते हैं आपको? जैसे ज़िंदगी में मामा पापा वैसे फूल भी देते हैं। ओह ज़बरदस्त। आप कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील कर रही हूँ फैमिली के साथ आके यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया, फैमिली को लेकर आए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, ये ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा करने से इंसान ज़िंदगी में कमाता किस लिए है, बिल्कुल इसीलिए। और सैर सेहत करनी चाहिए, थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट भी करनी चाहिए और सैर भी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा एरिया आपको कौन सा लग रहा है? यही वाला लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। कौन से फूल बहुत पसंद है? मुझे तो रेड रोजेस पसंद है। ठीक है। कभी मिले आपको? नहीं। ठीक है। अभी आपको वो नहीं पता कि फूल मिले तो कितनी खुशी होती है। और आप कैसी है? कितना बच्चों ने आपको तंग किया कि चलें चलें चलें? बच्चे काफी दिन से कह रहे थे क्योंकि हर साल आते हैं, ठीक है। इस साल भी वो कहते हैं कि चलें देखने मुझे, क्योंकि जब से छोटे हैं छोटे होते थे आ रहे हैं। ओके। हाँ, तो अब तो कोई माशाल्लाह डिफरेंस बड़े फील हुआ पिछले साल और इस साल में? हाँ, इस दफ़ा रश भी ज़्यादा, ठीक है। रश ज़्यादा, फ्लावर भी लेकिन ज़्यादा। बिल्कुल वैसे। अच्छा एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में चीज़ें भी ज़्यादा। ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको गुले दाऊदी में हाँ, क्या गुले चीज़ अच्छी दाऊदी लगी? के कलर्स अच्छे लगे सारे, ठीक है। उनकी अरेंजमेंट भी है वो सारी चीज़ें। क्या हाल है? मैं ठीक है, कुछ खराब बड़ी है? अच्छी आइस बनाई हुई हैं आपने, खुद बनाई है? नहीं नहीं, मामा ने। अच्छा, मामा ने बनाई है। मुझे बताइएगा यहाँ पर आई हुई है, कितना मज़ा आ रहा है? अभी तो चेक ही कर रहे हैं, अभी अभी एंटर हुए हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है। फूल कितनी खुशी देते हैं आपको? मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है पर्सनली, इसीलिए देखने आई हूँ। कभी बर्थडे वगैरह पर आपको मिले? जी।
कितना मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रिसेंटली बर्थडे आ भी रही है, फ्लावर्स मिलेंगे भी। कौन से फूल बहुत पसंद है? ब्लैक रोज। ब्लैक रोज, हाय, ये तो मैंने पहली बार सुना है। होता है लेकिन लोगों को रेड हमेशा पसंद आता है। मुझे ब्लैक ज़्यादा। हाँ, ब्लैक बहुत खूबसूरत होते हैं, गुलाब का फूल ब्लैक कलर का। ठीक है, आप कैसी हैं? फाइन। कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स हैं या फिर सिस्टर हैं? ओके, सिस्टर्स आई भी हैं यहाँ पर फैमिली के साथ? जी। ठीक है, बाकी फैमिली अलग इंजॉय कर रही है। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स ले ली? जी। कुछ और कहना चाहेंगी आप? हुकूमत ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा ऐसे फंक्शंस होने चाहिए? होने चाहिए। बताइएगा फिर हमें। जी, ऐसे अरेंजमेंट होने चाहिए कि लोग आके घूमें, ऐसी जगह पर आए। उन्हें फ्लावर एग्जीबिशन लगा के बहुत अच्छा किया। ठीक है, वैसे लाहौर आपका फेवरेट है? जी। क्या पसंद है लाहौर की? लाहौर की ये जो यूनिक चीज़ें हैं, बादशाह मस्जिद, इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जैक्टिव चीज़ें होती हैं। और ये तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये फ्लावर्स और ये ऊपर से अरेंजमेंट अभी रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये जब वाटरफॉल वगैरह होगा ना। ओके जी। थैंक यू। आप कैसी हैं? अलग की तरफ से आपको क्या पसंद है लाहौर में? मुझे लाहौर की तकरीबन हमारे जो विरसे की जितनी भी तारीखी मकामात हैं, ये सारे बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, एक तो गैदरिंग है, सबको आने का मौका मिलता है और फिर ये इंजॉय करने का सारा कुछ अच्छा लगता है। फ्लावर ऐसे, और इस मौसम के हर तरह के फ्लावर जो है ना हम लोग देखने को मिलते हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने लोगों से बात की। गुल दाऊदी एग्जीबिशन में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर मौसीकी का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं जो बहुत इंजॉय कर रही हैं। और मुझे भी लगता है कि कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जब कोई बहुत अच्छा इवेंट हो, फेस्टिवल हो या एग्जीबिशन हो, तो पूरी फैमिली आए ताकि वो एक साथ अपना वक्त गुजार सके। बच्चे घरों पर फ़ोन देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं और अपना कोई वक्त नहीं निकाल पाते, तो ऐसे इवेंट्स में लाजमी आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे भारतीय हजीमत की। तो दुनिया भर के सामने भारत के दिफाई गुरूर का पर्दा चाक हो गया है। भारतीय दिफाई बर्तरी का खुद साख्ता बयानिया धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा है और मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फ़िज़ाइया के लिए मुस्तकिल ड्राउना ख्वाब बन गया। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत और शिकस्त खुर्दा भारतीय फ़ौज की नाम नहाद साख की कलई खुल गई है। रिपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जिस भारतीय फ़िज़ाई ताकत को मोदी हुकूमत बरसों से नाकाबिले तस्खीर बनाकर पेश करती रही, वो हकीकत में चंद लम्हों के अंदर ही बिखर। और इंतहा पसंद मोदी सरकार और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की नाम नेहाद साख जाली दावे और बढ़कें आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी हैं। बरतानवी दिफाई जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनके नंबर BS-001, 021, 022 और 027 थे। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ वाज़े तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फ़िज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। JF-17 सी ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया, जबकि बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके एक और शदीद धचका पहुंचाया गया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया, और ये पहला मौका था कि जब किसी फ़ज़ाइया ने साइबर और रिवायती अस्करी इक़दामात को यकजा करके मौसर कार्रवाई की हो। जी बिल्कुल, और भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी ने साबित कर दिया कि जदीद हथियार, महंगे तैयारे और शोर मचाता प्रोपेगेंडा पेशा वराना महारत, दुरुस्त हिकमत अमली और आज़म के सामने बेमानी होते हैं। पाकिस्तान के मौसर, मरबूत और फैसला कुन दिफाई इक़दामात ने न सिर्फ भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया, बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि दिफाई ताकत दावों से नहीं बल्कि कारकर्दगी से साबित होती है। और आज हकीकत यह है कि भारत का जंगी बयानिया ज़मीन पर आ गिरा है। मोदी हुकूमत की अस्करी बढ़कें अब दम तोड़ चुकी हैं और आलमी रिपोर्ट्स गवाही दे रही हैं कि सच छुपाया नहीं जा सकता, चाहे शोर कितना ही क्यों ना मचा लिया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान।
दुनिया भर के सामने भारत के दिफाई गुरूर का पर्दा जो है बड़ी बुरी तरह चाक हुआ है। बरतानवी जरीदे की अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, कितना बड़ा झटका है ये भारत के लिए और इस तरह की रिपोर्ट से पाकिस्तान को आलमी सतह पर कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका और माहम आपने इनवाइट किया। देखिए ये कोई मेरे लिए तो सरप्राइज इसलिए नहीं थी कि ये मैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने से ये बातें कर भी रहा हूँ और इन्हीं सबूतों के साथ इन्हीं टेल नंबर्स के साथ मैंने चैलेंज भी किया था कई दफ़ा कि अगर आप चारों जहाज़ों को इकट्ठा उड़ता हुआ दिखा दें जैसे 2019 में पाकिस्तान ने अपने F-16 काउंट करवाए थे न्यूट्रल ऑब्जर्वर और अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ कि हमारे जहाज़ काउंट कर लें, हमारे पास पूरे हैं। इंडिया को भी ये कर लेना चाहिए था। और मैं जैसे मैंने कहा कि ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री जो सीरीज एक बना रहा हूँ इसके ऊपर इंशाल्लाह चंद दिनों में अपलोड करूंगा। उसके अंदर ये टेल नंबर उसमें मौजूद थे पिछले 5-6 महीने से विद बहुत ज़्यादा प्रूफ्स के साथ। एक बात मैं कुछ जुलाई अगस्त में अमेरिका कनाडा गया था, वहाँ मैंने कोई इंटरव्यूज़ दिए तो वहाँ एक सिख थे, जर्नलिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के लेकिन कैनेडियन थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान के पास चॉइस है या इंडियन एयरफोर्स के पास चॉइस है। तो मैंने उस वक्त 5 महीने पहले रिकमेंड किया था, मैंने कहा देखें उनको ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा ये क्या मतलब है? मैंने कहा देखिए जितना जल्दी मान लें आपके इमेज को या आपकी रेपुटेशन को नुकसान उतना कम होगा, क्योंकि दुनिया रियलाइज करेगी गलती होगी, लोग भूल जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया आपको याद कराती रहेगी। अब तो यूके ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप तो चले नहीं छोड़ रहे, 60 दफा कहा या जितनी दफा भी कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन एंड जिसका आप ग्रिड स्टेशंस और बिजली घरों को नॉकआउट करने का या टर्न डाउन करने की जो आप बात कर रहे थे वो यही थी जिसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि दे वर फाइटिंग न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। अब न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर यही है जिसके अंदर आप हवाओं में, जमीन पर, समुद्रों में सिर्फ नहीं लड़ेंगे, एक आप मीडिया पे लड़ेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली लड़ेंगे। ये नए डायमेंशन ऐड हुए हैं किसी भी जंग में। तो आई थिंक पाकिस्तान की साख अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जब से हमने ये कंक्लूड किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके ज़ाहिर सवाल के जवाब में बताता चलूं कि देखिए 5-6 महीने से आपको पाक फिजाइया का कोई नुमाइंदा फॉर्मली यूनिफॉर्म में नजर नहीं आएगा मीडिया पर, इसलिए कि वो एक ग्रेसफुल एग्जिट कर चुके हैं, ग्रेसफुल साइलेंट मोड में हैं, वो अपनी ऑपरेशनल तैयारियों में हैं, वो इसके रोज ड्रम बीटिंग नहीं करते। लेकिन इंडियन साइड ड्रम बीटिंग भी कर रही है, दुनिया काउंटर कर रही है हमारी जगह पर। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं और अब ये यूके के मीडिया ने कह दिया है और इसके अंदर उन्हें डाटा तक दे दिया है। तो आने वाले वक्तों में इनके लिए और डिस्क्रेडिट होगा। मेरा ख्याल है गलतियां उनसे हो गई हैं तो उनको एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। जी खालिद साहब, बिल्कुल आपने स्ट्रेटजी का तो बता दिया है, लेकिन भारत से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। वो तो झूठ को सच करके दिखाने में बहुत बड़ा माहिर है और जितना भी कर ले लेकिन सच ने सामने आना ही होता है। 52 मिनट की जो फजाई झड़प में 4 राफेल तैयारों की तबाही हुई है, फिर भारतीय फजाइया की तारीख की कितनी बड़ी ये पेशा वराना नाकामी है भारत की, ये तो आपने बता ही दिया और स्ट्रेटजी का भी बता दिया। तो अब भारत क्या खिफ़त मिटाने के लिए अफगान तालिबान रजीम के साथ जुड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि आइसोलेट हो चुका है? देखिए माहम, जब भी इतना बड़ा मुल्क जो दुनिया में ऑलमोस्ट देखिए चौथी बड़ी एयरफोर्स है, जो पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा आबादी है, इकोनॉमी उनकी कई गुना हमसे ज्यादा बेहतर है, तो जब ऐसा मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ, तो 1.4 बिलियन लोगों को ये पूछने का हक होता है कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है। जब आप हमलावर होते हैं आपको बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं, आपका इनिशिएटिव आपके हाथ में होता है, इंटेंसिटी आपने कंट्रोल करनी होती है, टाइमिंग आपने चूज करने होते हैं, जगह टारगेट की आपने चूज करनी होती है। इतने एडवांटेज अगर आपके हाथ में हैं और 85 जहाज लेकर आप 12:30 बजे हवा में आएंगे, पाकिस्तान की फिजाइया 5 मिनट के अंदर 42 जहाज रात को 12:30 काउंटर करने पहुंच के, ये रेडीनेस होती है। तो लोग तो पूछेंगे कि जब सब कुछ आपके हाथ में था, एडवांटेज थी आपके हाथ में, तो हमारे लिए कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आप लाए? तो वो तो एक आप इंडिया की क्रिकेट टीम भी जाती है किसी वर्ल्ड कप में तो वापसी पे लोग पूछते हैं ना कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्यों अच्छा नहीं खेले। तो ये पूरा मुल्क आप खिला गए, मुल्क की इकोनॉमी को खिला गए, पूरी मिलिट्री आर्म फोर्सेस को आपने दाव पर लगा दिया उनके इमेज को। तो अब लोग नहीं पूछेंगे, और अगर लोग नहीं पूछेंगे तो दुनिया तो पूछेगी, फिर दुनिया अपना हिसाब कहेगी, दुनिया फिर अपने सबूत देगी। इसी को मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर वो एम्बैरेसमेंट को आप जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा था वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से नहीं अचीव कर पाए, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट है।
अब दुनिया जितना स्पेस इसके दरमियान होगा, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वर्सेस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के दरमियान गैप होगा, दुनिया को वैक्यूम मिलेगा। हम नहीं बोलेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं बोलेगा, ये मीडिया बोलेगा। और ये वो सोर्स है जो एरो आप कह रहे हैं, ये मैगजीन वो है जो बुनियादी तौर पर बड़ा क्रेडिबल मैगजीन है। और एविएशन के अंदर अगर आप डाटा सही ना दें तो आपकी क्रेडिबिलिटी चंद सेकंड में मैगजीन की खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो वो बड़ी रिसर्च करके बताते हैं। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा, वो आपका आखिरी जो पोर्शन रह गया कि अब हिंदुस्तान के पास चॉइस नहीं है। वो समझता है कि पाकिस्तान को हम फ्रंट पर आकर या बॉर्डर पर आकर हवाओं में खास तौर पर एम्बैरस नहीं कर सके। तो अब जिसको कहते हैं ना, बिहाइंड द बैक जाके स्टैब करें और अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान को ईस्टवर्ड की नहीं वेस्टवर्ड भी स्ट्रेच किया जाए और इनकी फोर्सेस को, इकोनॉमी को और ऑब्वियसली लोगों की तवज्जो को डाइल्यूट किया जाए। बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, सर जिस तरह से आप बात करें कि एग्जिट प्लान किया जाए, यानी आप एतराफ़ कर लें कि आपसे गलती हो गई है तो आपके लिए ये कम डैमेजिंग होगा। अब बरतानवी जरीदे ने, जिसने आपने बताया कि बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सब कुछ बताया जाता है, राफेल तैयारों के नंबर जारी किए हैं, तो क्या अब हम ये देख सकते हैं कि अगर भारत एतराफ़ नहीं करता तो अगली एपिसोड के अंदर कोई सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, कोई इस तरह की तस्वीरें, कोई और शवाहिद भी जो हैं वो सामने आ सकते हैं? उज़ैर, अभी तो इंडिया को शुक्र करना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से तवक्को कर रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी दिन प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में हुए तो वो बजाय ये कहने के 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया ना कह दे, वो अगला जुमला बस रोक लेते हैं, मेरा ख्याल है बड़ा परहेज करते हुए। तो उसका इंतजार करने वक्त मैंने यही कहा था कि इससे पहले कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दे या कोई और कह दे। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए उज़ैर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इनपुट को पाकिस्तान के तो नहीं जाती, वो हमारा मीडिया तो नहीं फॉलो करते। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अपने सोर्सेज हैं, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है, उनके सैटेलाइट्स हैं, उनके ग्लोबल पिक्चर्स उनको अपडेटेड आती है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो जैसे मैं कह रहा कि थोड़े दिन इंतजार करें, शायद वो ज्यादा गुस्से में आए तो ये कह देंगे कि किस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी को मैं एग्जिट स्ट्रेटजी इनको रेकमेंड कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से, कि जैसे पाकिस्तान ने कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान की थी, सारे जहाज दिखा के, उसके बाद किसी मीडिया ने बात नहीं की। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जब अभिनंदन का जहाज शूट हुआ था तो हम पर इल्जाम लगाया कि हमने तो F-16 मार दिए। पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने काउंट करवा दिए। कितने दिन बात रही मीडिया में, डाई डाउन हो गई, खत्म हो गई, इशू क्लोज हो गया। तो अब इसको मेरा अभी भी मानना ये है कि इंडिया को चाहिए कि एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करे और वो ग्रेसफुल होनी चाहिए। ऑल्दो अब ग्रेसफुल नहीं रहेगी क्योंकि 6 महीने गुजार दिए, दुनिया आ गई, ये उसी वक्त कर लेते अगर तो शायद दुनिया भूल भी चुकी होती। दुनिया के और बहुत इश्यूज हैं। सर खालिद साहब, हम ग्रेस इनमें कहाँ तलाश करें? इनकी आर्मी के अंदर, इनकी फजाइया के अंदर, नेवी के अंदर, हम इनके सियासतदानों में कहाँ तलाश करें? अब आप देख लें वो जो वाकया पेश आया, किस तरह से गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा है। एक नकाब पोश डॉक्टर पे किस तरह बेदर्दी से, बेशर्मी का, ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उसका निकाब खींचा गया है। तो लगता है ये है कि भारत अपने जख्म चाटते हुए ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहा है बाहर। जी, आपकी बात ठीक है, बड़ा बदकिस्मती है। लेकिन एक देखिए, एक डिजिटल जो प्रिंट आया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, इसका एक नुकसान ये है कि जो फॉल्स खबरें होती हैं वो बड़ी जल्दी फैलती हैं। हाथों में डिवाइसेस हैं, घरों में आपके 200, 300 चैनल्स आते हैं। ये वो जमाना नहीं रह गया अगर इंडियन ये समझते हैं कि हम एक टेलीविजन चैनल होता था, 2 चैनल आते थे, उस पर आप उठ के या टीवी को बंद कर सकते थे, 200 चैनल आपको स्कैन नहीं कर सकते थे। एक बात, अब डिजिटल फुटप्रिंट्स हर जगह हैं, आपके हाथ में डिवाइसेस हैं, बच्चों में अवेयरनेस है। अब ये चीजें छुपाना या इस तरह का नेगेटिव मिलाइन करना, प्रोपेगेंडा, वो पॉसिबल ही नहीं रहा। जितनी जल्दी आप खबर फैलाते हैं नेगेटिव, वो फैल तो बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतने चैनल्स और डिवाइसेस हैं। लेकिन डाई डाउन भी उसी तरह होती है, और वो डाई डाउन होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उसी का करती है जिसने वो गलत खबर शाया की होती है। आज अगर खुदा ना खास्ता आपका चैनल कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सारा दिन चला दे और शाम को आपको माजरत करनी पड़े, तो आप चैनल की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी डेफिनेटली, कि इस चैनल ने सारा दिन हाइप क्रिएट करेगी। तो अगर एक मुल्क करेगा ऐसा, चैनल तो छोड़े, एक मुल्क अगर ऐसा करना शुरू हो जाए कि एक ऑफिशियल स्टैंड बना लें कि आपने हाइप क्रिएट करनी है, पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड जंग लड़नी है, फिर जब नुकसान हो जाता है तो मानना नहीं है, फिर दुनिया आपके काउंटर करने के लिए आ जाती है। अभी भी 6 महीने के बाद भी आप देखें, मैं एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में जरूर करता चलूं कि देखिए, जब हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, हमने क्लेम कर लिया, आपको पिछले 6 महीने में पाक फिजाई का कोई नुमाइंदा मीडिया पर नजर नहीं आता फॉर्मली यूनिफॉर्म में। हम जैसे लोग हैं जो पाक फिजाई से एसोसिएटेड रहे हैं और हम आपसे बात करते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ इस कॉन्फ्लिक्ट के 93 दिन बाद 9 अगस्त को तशरीफ लाए, मीडिया को 58 मिनट की तकरीर की अपनी, और 28वें मिनट पे जाकर उनको ख्याल आया कि मैंने तो मेंशन करना था कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं 93 दिन बाद। फिर उसके और 2 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने कहा हमने 10-12 जहाज मारे हैं, पहले 5-6 कहा, फिर 10-12 कहा। तो क्रेडिबिलिटी कहाँ?
इतनी बड़ी एयरफोर्स का चीफ बातें कर रहा है, उनकी एक एक वर्ड खालिद साहब, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अब इंडिया स्टैंड कहाँ करता है? दिफाई निज़ाम जिस पर किसी को ट्रस्ट नहीं रहा, इवन इंडिया के अंदर अब शायद अवाम को भी ट्रस्ट नहीं रहा, तो इंडिया जैसे आप भी बता रहे हैं कि अब कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, या तो माफ़ी मांग ले। मोदी बजाते खुद कितना बड़ा खतरा है इंडिया के लिए? देखिए, हिंदुस्तान का जो फोर्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 78 साल में कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं फॉलो किया। अब वो नहीं फॉलो किया तो इसका मतलब क्या है? वो उनका वो साइलेंस, वो जो उनका ग्रेस था और ये जो उनकी रिस्पेक्ट थी ए पॉलिटिकल होने की, वो रहनी चाहिए थी। उन्होंने पहली दफा एक पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो किया, आपके सामने है। एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड करने की कोशिश की जो था ही नहीं, लोगों को गलत उम्मीदें दिलाई कि पाकिस्तान ने यूं कर दिया, हम बदला लेंगे। तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिस्क्रेडिट हुए, उनकी आर्म फोर्सेस भी हुई, क्योंकि दुनिया में कभी भी एक मिलिट्री जब एक पॉलिटिकल एजेंडे को टो करती है तो उसके लिए एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती, आपकी फोर्सेस लड़ने वाली इंस्पायर्ड नहीं होती, वो कन्विंस नहीं होते। तो आई थिंक, जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल मोटिव एजेंडे को अलहदा रखना चाहिए था उनको, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अलहदा रखना चाहिए था। उन्होंने पॉलिटिकल अपनी साख भी खराब की, और अपनी आर्म फोर्सेस की जो रेपुटेशन और एक इमेज था, जो प्रोफेशनलिज्म, खालिद साहब, जिनसे असलहा लिया, जिनसे टेक्नोलॉजी ली, उनकी साख भी बुरी तरह मुतासिर की। राफेल बनाने वालों को आप देख लें, उनकी कंट्री को आप देख लें, और उसके अलावा S-400 जो कि बड़ा ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम समझा जाता है, वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया कि वो भी तबाह बर्बाद करवा लिया, और उसकी भी जो साख थी वो भी इन्होंने मुतासिर कर दी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में जब भी कोई स्पेशली मिलिट्री रिलेटेड और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया का कोई इक्विपमेंट ख़रीदता है, तो नंबर 1 वो देखता है कि आपका अगर फाइटर जहाज़ आपने ख़रीदा है, JF-17 ख़रीदना है या राफेल ख़रीदना है या कोई और ख़रीदना है, सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है, उसका इंजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, टर्निंग क्या है, रेट ऑफ क्लाइंब क्या है। दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं उस जहाज़ के अंदर कि अगर मैं इस मुल्क से ये खरीद लूं जहाज, तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है, यानी मुझे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या कल को हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उज़ैर ये है इस पूरे पैकेज के अंदर कि देखा जाता है कि ये कॉम्बैट टेस्टेड या बैटल प्रूवन जहाज है कि नहीं है, यानी अगर कोई बैटल कभी हुई है तो ये कैसी परफॉर्मेंस दी है। राफेल का मैंने पहले भी कहा, पिछले 24 सालों से उड़ रहा है, आज तक 9 क्रैश हुए हैं उनके, 2 जहाज आपस में टकरा गए थे पायलट एरर की वजह से, 7 जहाज दूसरे क्रैश हुए थे इस इंसिडेंट से पहले, सारे के सारे मिक्स थे, कभी ह्यूमन एरर कभी टेक्निकल, लेकिन कॉम्बैट लॉस कोई नहीं था राफेल का, यानी जंग के दौरान नहीं कभी लूज हुआ था। वो पिछले 24 सालों में 7 जहाज गिरे हैं, इन्होंने 1 घंटे में 4 जहाज गिरवा लिए, तो क्रेडिबिलिटी इशू तो आया भारत ने ये रिकॉर्ड भी कायम कर लिया फेल होने का। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और वक्त की किल्लत है, और यकीनन जो है वो एक्सपोज हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। जितनी मर्जी साजिशें कर ले, जितनी मर्जी प्रोपेगेंडे कर ले, सच एक दिन सामने आना ही होता है, और हर कोई मान रहा है कि आपके तैयारे गिरे हैं। अब आप भी मान जाए, बिलाखिर यही कह सकते हैं, क्योंकि अवाम जो है ना, सोशल मीडिया पे भी देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा ढीठ है, वो नहीं मानती, वो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। तो एक्सेप्ट कर लें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, अब हार तो आप गए हैं। भारत की ही एक और इबरतनाक और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बावजूद हम देख रहे हैं भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान के खिलाफ जी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए, मगर एक बार फिर भारत की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री नकाब हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ, जालसाजी और जाली शनाख्तों के जरिए नफरत फैलाने की एक और मुनज़्ज़म कोशिश का जो है पर्दाफाश हो चुका है। तहकीकात के मुताबिक पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट दर हकीकत भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ हुआ है, जो जाली शनाख्त के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानियाँ फैला रहा है, और यहाँ भी भारत देखें एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और तहकीकात में ये सामने आया कि ये अकाउंट मीर यार बलोच के नाम से खुद को जाहिर करके 12 पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। इसी जाली शनाख्त के जरिए मन घड़त दावे और भारत के एजेंडे की मुनज़्ज़म तशहीर की जाती रही। ये महज राय नहीं बल्कि सोची समझी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है, जिसका हदफ आलमी राय आमा को गुमराह करना है। और हाल ही में इसी जाली अकाउंट से बैनुल-अक़वामी सामीन के लिए एक तवील प्रोपेगेंडा पर मबनी पैगाम भी सामने आया, जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर जी पेश किया गया, और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को
तक़वियत देने की कोशिश की गई। ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि भारत सच के बजाय जाली अकाउंट्स, नकाबपोश शनाख्तों और झूठे बयानियों के सहारे मैदान मारना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। तो ये है भारत का असल चेहरा, जाली अकाउंट्स, नकाबपोश नाम और मन घड़त बयानी। मगर याद रखें, झूठ जितना भी पैक करके पेश किया जाए, हकीकत ज़्यादा देर छुपती नहीं है। तो भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ और दुनिया ने देख लिया कि बयानियत ताकत से नहीं, मतलब इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा होता कि आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं और आप उन पे झूठ बोले जा रहे हैं धड़ाधड़, तो जनाब लोग जो है उसे बाय भी कर लेंगे। बल्कि बयानिया जो है वो सच से बनता है, दलाइल से बनता है, और दुनिया जो है वो सबूतों को देखती है, शवाहिद को देखती है, जैसे बरतानवी जरीदे ने पेश किए हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और बच्चों की पैदाइश जी सिर्फ खुशी का लम्हा नहीं होता है, बल्कि माँ और नौमौलूद की सेहत के हवाले से एक नहायत हसास मरहला भी होता है। और पैदाइश के फ़ौरन बाद चंद मिनट जो हैं वो तिब्बी लिहाज से इंतहाई अहम समझे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लम्हात में बच्चे के सांस लेने, दिल की धड़कन और मजमूई सेहत का तयन होता है। सवाल ये कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है, ये बहुत ज़्यादा सवाल है जो कि किया भी जाता है। और क्या ये रोना मेडिकली ज़रूरी भी होता है? डिलीवरी के वक्त कौन से फौरी तिब्बी इक़दाम नागुज़ीर होते हैं? और ना तजुर्बाकार या गैर मुस्तनद दाही से डिलीवरी करवाना माँ और बच्चे के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है? इसी के साथ हम बात करेंगे कि माँ के वक्त अहमियत और पैदाइश के फौरी बाद लगने वाले ज़रूरी हिफाजती इंजेक्शंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे को घुट्टी दी जाती है वो उस पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम अहम निकात पर जनाब रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुखसाना बाबर साहिबा, जो कि हेड ऑफ गायनाकोलॉजी इंडस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो वही हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये सवाल किया जाता है और डॉक्टर भी कंसर्न होते हैं कि बच्चा रोया है या खामोश है, तिब्बी नुक्ता नज़र से इसे इतना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? इसको इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो पहला सांस जब लेता है दुनिया में, तो उसके बच्चे के फेफड़े ऑक्सीजन से या हवा से भरते हैं। और इस बात की अलामत होती है कि जब बच्चा रोता है तो रोने के साथ ऑक्सीजन जो उसके फेफड़ों में जाती है, वो फेफड़े पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर बच्चा नहीं रोता तो फिर इसका मकसद है कि उसके बच्चे की फेफड़े पूरी तरह खुले नहीं हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे को पूरी ऑक्सीजन ना मिले तो बच्चे को सांस लेने में भी मसला हो सकता है। बच्चे के दिमाग को ज़ाहिर है ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी, तो उससे भी फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़बरदस्ती कहा भी जाता है कि बच्चे को रुलाएं, और कोशिश ये की जाती है कि बच्चा रोए, और बड़ा टेंशन का माहौल होता है उस टाइम। तो डॉक्टर साहिबा, जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान क्या तिब्बी इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बेहतियाती भी करते हैं कि बस अब बच्चा पैदा हो गया है, बस काम खत्म। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले काम उसके बच्चे की सांस की और दिल की धड़कन को चेक करना होता है। बच्चे के मुंह और नाक को खुश्क करना होता है, बच्चे को पूरा खुश्क करना होता है और बच्चे को गर्म रखना होता है। मुंह और नाक में जो भी कोई बच्चे की सिक्रीशंस होती हैं उनको हम साफ़ करते हैं। और इस हिस्से में बच्चे को, जैसे आपने बताया, कि हम थोड़ा सा रुलाते भी हैं ताकि बच्चा रोए, और वो रोने के साथ जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है उसके फेफड़े पूरे फूलते हैं। और साथ साथ बच्चे को हम माँ के ऊपर भी लिटा देते हैं। उससे ये होता है कि जब माँ के साथ कांटेक्ट होता है तो एक खुद ब खुद एक गर्माइश भी पैदा होती है, बच्चे को हीट भी मिलती है, और मदर और बच्चे की बॉन्डिंग भी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे की पैदाइश की कितनी देर के बाद मदर फीड जो है वो ज़रूरी होती है, करवानी चाहिए? और हम देखते हैं कुछ अगर सी सेक्शन है या और केसेस हैं तो उसमें फिर पाउडर मिल्क, फार्मूला मिल्क जो है वो देना पड़ता है मजबूरी के तहत। तो ये कितने टाइम के अंदर आपको देना होता है बच्चे को? बच्चे का जब पैदा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पहला मिनट है वो उसका गोल्डन मिनट होता है, जिसमें उसके फेफड़े हमने रुलाना होता है। इसी तरह से पहला घंटा भी गोल्डन आवर है। उस गोल्डन आवर से मुराद है कि उसमें अगर बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है तो उसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। माँ का दूध शुरू में ही 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू करना चाहिए। और इससे क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होंगी? इससे जो माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है और उसमें कुदरती तौर पे एक वैक्सीन है ये। और इस कुदरती वैक्सीन में जो चीज़ें शामिल हैं वो बच्चे के अंदर अपनी उसकी कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेंगी,
और उससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे का निज़ाम हज़म जो अच्छा काम करना शुरू करेगा, बच्चे की बीमारियों से या इन्फेक्शन का रिस्क उसमें कम होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको कौन कौन सी वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है इब्तदाई तौर पर? किन किन इंजेक्शंस जो हैं जो मस्ट हैं, जो लगने बहुत ज़रूरी हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली उसमें एक तो सबसे पहले बताया कि हम उसकी कॉर्ड को साफ़ करते हैं, और वो भी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टरलाइज तरीके से साफ़ हो और ट्रेंड लोग इसको करें। तो शुरू में जो वैक्सीन्स हैं उसमें कुछ पैदाइशी वक़्त एक तो होता है हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, BCG की वैक्सीन होती है, इसके अलावा विटामिन K का इंजेक्शन भी बच्चे को लगाया जाता है जो उसी वक़्त विदिन हम लगा देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जन्म घुट्टी के हवाले से वालिदैन को किन एहतियाती चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अच्छा जी, जन्म घुट्टी, शहद या मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसमें डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। सही। ये तिब्बी तौर पे तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये होती है कि बच्चे का जो निज़ाम हाजमा है वो अभी प्रोसेस में होता है बनने के। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू में हम सबसे बेस्ट है माँ का दूध, जिससे उसका निज़ाम हज़म अपना खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। अगर हम ये घुट्टी दे देते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि ऐसे बच्चे डायरिया का शिकार ज़्यादा होते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा, एक रिवायत चलती आ रही है, कल्चरल चीज़ है और कुछ दीनी एस्पेक्ट्स भी हैं उसमें, तो लोग करते ही हैं, जन्म घुट्टी देते ही देते हैं। तो अगर इनके सब देनी ही है तो फिर किस चीज़ की हो? शहद, कुछ लोग खजूर? माँ का दूध। ओके, माँ का दूध, माँ के ऊपर लटाएं। माँ का दूध सबसे बेहतरीन जन्म घुट्टी है, सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, सबसे पहली वैक्सीन बच्चे के लिए। ज़बरदस्त, ये तो हो गया। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि कुछ दाइयाँ होती हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर्स के पास ना ही जाएं, दाई ही कर दे, और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बच्चा उल्टा है पेट में तो वो दाइयाँ मसाज करके बच्चे को सीधा कर देती हैं, ये ठीक है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी, ये माँ की अमवात का सबसे बड़ा कॉज ड्यूरिंग डिलीवरी खून बह जाने की वजह से है। इस वक्त जो डेटा है वो ये शो कर रहा है हर चौथे मिनट में पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी खातून की डेथ हो रही है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो बहुत बड़ा रेट है। तो इसमें ट्रेंड स्टाफ से, ट्रेंड दाई से, ट्रेंड डॉक्टर से डिलीवरी करानी चाहिए। अगर हम अनट्रेंड लोगों से कराएंगे तो उसमें कुछ खतरात तो माँ को होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन मैंने बताया खून बह जाना, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और खुदा न खास्ता इससे माँ की जान का भी खतरा हो सकता है। साथ साथ अगर हम अनट्रेंड दाई से किसी से डिलीवरी कराएंगे तो बच्चे को भी इन्फेक्शन का रिस्क, बच्चा अगर फंस जाए तो उसका दम घुट सकता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो खुदा न खास्ता बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर हो सकता है, या उसको बाद में कुछ और अपाहज का भी शिकार हो सकता है। तो इसलिए मैं इस फोरम पे ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि हमें अपनी दाइस को ट्रेन करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ट्रेन लोग ही डिलीवरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बदल रहे होते हैं इस फेज़ के दौरान, तसल्ली नहीं हो रही होती, कभी किसी से सेटिस्फाई नहीं होते तो किसी के पास, और चेकअप जो है वो देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी से हो रहा होता है 2-3 डॉक्टर से, लेकिन डिलीवरी के वक्त वो कहीं और चले जाते हैं। ये क्या ठीक है तर्ज अमल, या आपको एक ही अपना डॉक्टर जो है वो रखना चाहिए शुरू से आखिर तक? मैं इसमें सजेशन ये करूँ कि बेहतर तो है कि एक ही डॉक्टर जिसका आपको सारा केस पता हो, एटलीस्ट वो क्वालिफाइड ज़रूर हो जी। और इसमें हमारे डॉक्टर्स को भी चाहिए कि जो भी आप उसका एंटीनेटल या दौरान हमल उसकी टेस्ट कराएं तो उसको बाकायदा फाइल बनाएं, ताकि अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाए उसको सारी डिटेल्स मिल सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होनी होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड यही कर देते हैं कि ऑपरेट ही होगा। ये कितना ख़तरनाक होता जा रहा है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम वेस्ट में अक्सर देखते हैं कि नॉर्मली ही बच्चा डिलीवर करवाया जाए, तो कोशिश यही होती है, पहली प्रायोरिटी यही होती है। इसमें मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ओवरऑल दुनिया में पहले बहुत ज़्यादा सिजेरियन, पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है, वेस्ट इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है नॉर्मल डिलीवरीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द इंडस प्लेटफॉर्म हम नॉर्मल डिलीवरीज़ को प्रेफर करते हैं और क्वालिटी केयर की देने की कोशिश करते हैं, और हमारा विज़न ही यही है कि हम एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर दें। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और, अब ये सोशल मीडिया पे इट्स अ मिथ, और क्या ये तो आप ही वैलिड चीज़ बता सकती हैं कि क्या सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए, रेजिस से जी बच्चे को मसला हो जाता है, माँ को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
तो नॉर्मली जितने भी वालिदैन होते हैं उनको ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि हम जेंडर जान सकें, तो वो अक्सर अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ये कितना अच्छा, अल्ट्रासाउंड एज सच इसकी रेस कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ नहीं करानी चाहिए। नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में टोटल हमल में जब से स्टार्ट है 4 अल्ट्रासाउंड मैक्सिमम या 5, अगर किसी को हाई रिस्क है तो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना शुरू कर देती हैं, घर वाले करवा रहे होते हैं कि कोई काम काज नहीं करना, हरकत नहीं करनी तुमने। ये कितना नुकसानदेह होता है माँ और बच्चे की सेहत के लिए आगे चल के? इसमें मैं यही कहूँगी पाकिस्तान में इस वक्त जो नेक्स्ट, एक तो मैंने बताया कि हमल के दौरान खून बह डिलीवरी के टाइम खून बह जाना। अब एक और बहुत चीज़ है, हर 6ठी से 7वीं खातून को शुगर हो रही है प्रेगनेंसी में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी डाइट प्रॉब्लम्स हैं और साथ साथ काम ना करना, फिजिकल एक्टिविटी। साहिबा ये पंजीरियाँ और देसी खाने ये ठीक होते हैं? पंजीरी देखें खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी लेनी है ना, आपको कैलोरिक अपनी रिक्वायरमेंट तो कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इसमें नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, मैं इसमें सिर्फ एक जुमला कहूँगी कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज आपकी बॉडी में है। जो माँ बनने का जो एक जज्बा है या जो फीलिंग है वो इट्स द बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। एक खातून हमल के साथ हाँ डाइट अच्छी ज़रूर लेनी है, अपना ख्याल करना है, अपने नॉर्मल रूटीन काम वो कर सकती है। डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग, और अगर कोई माँ बन रही होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, इसको बीमारी नहीं समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और वी होप कि जो आपके जहन में सवालात थे उनके जवाबात मिल चुके होंगे। तो प्रेगनेंसी में जी ख्याल करें। फिगर्स जो हैं डॉक्टर साहिबा ने बड़े अलार्मिंग बताए हैं कि शुगर हो रही है, और फिर वो लाइफस्टाइल है उसमें आप जो खा रहे हैं आप क्वांटिटी का ख्याल नहीं कर रहे, इतदाल के साथ नहीं खा रहे, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर देते हैं नाज़रीन। सर्द मौसम में नज़ला ज़ुकाम बहुत आम हो जाता है, मगर हालिया दिनों में दुनिया भर में फैलने वाले सुपर फ्लू वायरस ने तशवीश बढ़ा दी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फ्लुएंजा की नई किस्म के बायस यूरोप समेत कई ममालिक में फ्लू के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू की मौजूदगी की तस्दीक अब हो चुकी है, और तकरीबन 20% नमूनों में वायरस की नई किस्म डिटेक्ट हुई है। इसे सुपर फ्लू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार मुतासर अफराद की तादाद मामूल से कहीं ज़्यादा है, और वायरस में कुछ तब्दीलियाँ भी सामने आई हैं। माहिरीन का कहना है कि फ्लू और आम नज़ला ज़ुकाम में फ़र्क ना करना बाज़ औक़ात सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, और हम समझते हैं कि फ्लू है तो इग्नोर भी कर देते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़र्क कैसे पहचानें। तो आम नज़ला ज़ुकाम में नाक बहना या बंद होना या छींके या गले की खराश, हल्की खांसी और मामूली थकावट शामिल होती है, जबकि फ़्लू में अलामात अचानक ज़ाहिर होती हैं, जिनमें तेज़ बुखार, शदीद कमज़ोरी, जिस्म और जोड़ों में दर्द, सर दर्द और खुश्क खांसी और कपकपी, ठंडे पसीने आना और भूख में कमी शामिल है। तो माहिरीन के मुताबिक नज़ला ज़ुकाम की अलामात हल्की और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं, जबकि फ़्लू की अलामात जो हैं वो शदीद और अचानक होती हैं। इसलिए बर वक्त फ़र्क समझना, इलाज और एहतियात दोनों के जी इंतहाई ज़रूरी है। तो जनाब अपना ख्याल रखिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिडनी हमले की बात कर लेते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सिडनी हमले की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त ने एक बार फिर भारतीय बयानिए की कलई खोल दी है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बोंडाई बीच पर होने वाली हौलनाक फायरिंग करने वाला हमला आवर भारतीय ने याद होने की उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है। और ना सिर्फ तस्दीक हुई है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बोंडाई बीच पर होने वाली हौलनाक फायरिंग के मामले में भारतीय रियासत तेलंगाना की पुलिस ने खुद बड़ा एतराफ़ करते हुए ये बताया कि हमलावर भारतीय शहरी थे। साजिद अकरम दरअसल हैदराबाद का रिहायशी था, जो कि बरसों से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। तेलंगाना पुलिस के बयान में मजीद बताया गया कि साजिद अकरम ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद कुल 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज़्यादातर ख़ानदानी नौयत के थे, जिसमें फैमिली से मेल मुलाकातें। तो नाज़रीन, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान जावेद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिडनी हमले की तहकीकात में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या सामने आई है? देखिए, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो जो हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 40 के करीब जख्मी अफराद थे, उनमें से जो है वो मुतअद्दिद जो हैं वो सेहतियाब जो है डिक्लेयर करके उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। तकरीबन 25
इसके करीब जख्मी अभी भी अस्पताल में हैं, जबकि नवीद अकरम नामी मुलजिम जो हमलावर है वो भी कल कोमे से बाहर आ चुका है। और अब जैसे ही वो मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और पुलिस तकरीबन 14 रोज के लिए एक लंबा जो रिमांड है उसके लिए अपनी कस्टडी में रख सकेगी। उसके अलावा अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 59 के करीब चार्जेस हैं जो उसके ऊपर लगाई गई हैं, जिसमें दहशतगर्दी की कुछ दफात शामिल हैं। उसके अलावा 15 लोगों के जो कत्ल की दिफात हैं, उसके अलावा जख्मी करने की दिफात के साथ साथ जो है टेररिज्म से मुतल्लिक मुख्तलिफ दिफात जो हैं वो 59 के करीब उस पर लगा दी गई हैं, चार्जेस लगाए गए हैं। तो अब उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड करना बाकी होगा जैसे ही मेडिकली फिट डिक्लेयर होगा। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो फिलीपीन के हवाले से पहले दिन ही पुलिस ने बताया था वो भी तमाम पन्ने जो है वो खुल चुके हैं। और फिलीपीन का दौरा जो उन्होंने किया था बाप बेटे ने, तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये जो है वो सामने आ गया है कि बाप जो है वो अभी तक जो 1998 से यहाँ पर आया था लेकिन अभी तक वो इंडियन पासपोर्ट ही कैरी करता था, क्योंकि इंडिया के अंदर आप डुअल नेशनैलिटी कैरी नहीं कर सकते, आपको एक पासपोर्ट ही कैरी करना पड़ता है। बेटा क्योंकि यहाँ पैदा हुआ था उसके पास ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट था, तो दोनों बाप बेटा 1 नवंबर को फिलीपीन जो है वो रवाना हुए थे और वहाँ तकरीबन 28 रोज उन्होंने क्याम किया था। इसके बाद जो है वो जो ऑस्ट्रेलवी सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने इंडिया की जो हैदराबाद पुलिस है तेलंगाना वहाँ से भी रब्ता किया और उनसे भी उनका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो तलब की है। तो वहाँ से ये इतलात सामने आई हैं कि वो तकरीबन जब से यहाँ पर मुकीम है 27 साल में तकरीबन सिर्फ 6 बार जो है वो अपनी फैमिली के साथ वापस गया है। यहाँ तक कि बाप की डेथ के ऊपर भी मरने के बाद भी जो है वो उसमें शरीक नहीं हुआ। उसके अलावा भी अब पिछले कई अरसे से जो है उसका किसी भी खानदान के साथ जो है वो राब्ता नहीं रहा। तो ये ताहम अगर फिर भी कोई मजीद डेवलपमेंट होती है तो बिल्कुल अरसलान, आप इस मामले पर नजर रखिए, हम आपसे तफसीलात जो हैं वो वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। अभी हमें ये बताइएगा कि इस वाक़े के अंदर जो हीरो है अहमद अल अहमद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट जारी है, कौन कौन उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उसके लिए जो फ़ंड कायम किया गया था, कल तक 20 लाख डॉलर जो है तकरीबन वो जमा हो चुके थे उस फंड के अंदर, अब वो तादाद कितनी हो चुकी है? और साथ ही उनकी कंडीशन के हवाले से बताइएगा कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी, इतलात आ रही थी कि शायद वो अपना बाजू गवा दें क्योंकि 5 गोलियां लगी थी बाजू में। क्या अपडेट है उनकी सेहत के हवाले से? देखिए सेहत के हवाले से अब उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और कल वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ जो हैं उन्होंने भी उनके साथ मुलाकात की थी, उनका शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद जो है उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी भी अब जो है वो बेहतर हो चुकी है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मुलाकात की बात है, आज जो उनके हम जो शाम से वफ्द है और इन्वेस्टर्स हैं शाम के यहाँ पे, वो भी उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने भी पूरी शामी और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया है। वहीं ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने भी कल उनके साथ खासा वक्त बिताया और पूरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी बहादुरी को सराहा। वहीं तक अगर फंड्स की बात की जाए तो तकरीबन जो फंड्स रेजिंग जो कायम की गई थी, बेसिकली वो शुरू में $1 मिलियन के लिए जो है वो चंदा जो है वो मुकर्रर किया गया था, गो फंड जो किया जाता है, तो उससे वो 1 मिलियन से बढ़ता हुआ 1.7 तक पहुंचा और वहां से फिर लोगों के एहतियात लगातार जारी थे तो वो 2.1 तक पहुंचा। तो अब तक जो इतलात हैं 2.5 मिलियन के करीब डॉलर जो हैं वो हैं जो गो फंड के जरिए मुकर्रर किए गए थे। तो अब दीगर जो ऐलानात हैं वो अलग हैं और उसके अलावा जो उनकी फूड शॉप्स हैं वो हीरो हैं और उन्हें सराहा भी जा रहा है। दूसरी तरफ हम हमलावर की अगर बात करें और भारतीय साजिश की बात करें, भारत हर जगह प्रोपेगेंडा करता है, तो इस हवाले से भारतीय पुलिस का क्या कहना है हमलावर से मुतालिक? देखें, सबसे पहले तो बड़ी हट धर्मी और बेशर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। अभी तक भी भारतीय मीडिया की तरफ से अभी भी आप उनके जितने भी आउटलेट्स हैं उनको विजिट कर लें, यहाँ तक कि उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके जो एक्स अकाउंट्स हैं उनको विजिट कर लें, तो वहाँ तक अभी भी आपको पाकिस्तान से मुतल्लक ही पोस्ट नजर आएंगी। यहाँ तक कि उनकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी अभी तक उनको पाकिस्तानी शूटर्स ही लिखा जा रहा है। तो ये इंतहाई बेशर्मी और हट धर्मी है और घिनौना किरदार जो उन्होंने अदा करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को तो बदनाम किया ही और साथ में पाकिस्तान की बदनामी की जो कोशिश की गई, यहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी जान को भी खतरे में डाला। तो वो अभी तक बिल्कुल अरसलान, ये इस तरह की घिनौनी हरकतें जो हैं, प्रोपेगेंडा जो है वो भारत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन
सबूत पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं और भारतीय हैदराबाद से इनका ताल्लुक है का जो कि सामने भी आ चुका है और अप्रूव भी हो चुका है और तेलंगाना पुलिस इस हवाले से स्टेटमेंट भी जारी कर चुकी है। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप इस वाक़े से मुताल्लिक हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे। सही ज़बरदस्त। अब उज़ैर अपने नाजरीन के साथ एक दिलचस्प और हैरानकुन ख़बर शेयर करते हैं। लाहौर के हम जी इलाके में हम देख रहे हैं एक शहरी के 23 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक चालान हो गए हैं। ये अनोखी खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है कि एक शख्स के 23 लाख के चालान, आखिर ये माजरा है क्या? मेरा ख्याल है मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि ये मामला क्या है। इतनी बड़ी तादाद में चालान कैसे हो गए हैं? क्या 5-5 लाख के चालान किए गए हैं? क्या हुआ क्या? मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमें ये बताइएगा, ये 23 लाख के चालान हो गए हैं, ये पे किस तरह से होने हैं, वसूल किस तरह करेगी ट्रैफिक पुलिस? और उसके पास होंगे भी कि नहीं? जी, पहली बात तो ये है कि देखें, ये तो बड़ा एक दिलचस्प भी वाकया कह सकते हैं और बड़ा अफसोसनाक भी, क्योंकि ये किस्तों पर मोटरसाइकिलें जो देना था शहरी को वो महंगा पड़ गया है और मोटरसाइकिलें किस्तों पर फरोख्त करने वाले शहरी के नाम 23,88,700 के जो चालान जो हैं वो आ गए हैं। अब सेफ सिटीज राय का कहना है कि किस्तों पर जो कारोबार करने वाले शहरी हैं उनके नाम 500 मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मोटरसाइकिलों को मजमूई तौर पर तकरीबन 2071 कह सकते हैं कि चालान जो भिजवाए जा चुके हैं और इसके बाद जो शहरी सादक खान जिसका नाम है और गरी चौका ये हाजी है और कैंपस पुल पर वार्डन ने जब इसको रोका तो उस वक्त इसको पता चला बेचारे को कि ये है क्या। जाहिर है वो सर पकड़ के बैठ गया है कि 23 लाख की तो मोटरसाइकिल नहीं है। ठीक है, आजकल तो वैसे भी गाड़ी 13-14 मॉडल ले लेना करोला, वो 23 लाख की मिल जाती है। अच्छा, इसके हवाले से देखा जाए तो फिर जब वो रोका तो वो सारा हिस्ट्री सामने आई तो देखा गया कि मोटरसाइकिल के अब तक जो है वो इतने चालान हो चुके तो मोटरसाइकिलें कितनी रजिस्टर्ड थी इसके नाम पर? अच्छा, ये है ई चालान, क्योंकि ये है ई चालान और 500 रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें थी और ई चालान जो है वो 2071 है। अब ये जब से इन्होंने मोटरसाइकिलें ली हुई तब से ये ई चालान आ रहे थे। होता ये है कि जो लाहौर के सिग्नल्स हैं, जो सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, जब मोटरसाइकिल शरारा क्रॉस करती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फोटो खींची जाती है कि वायलेशन हो गई है। अब शहरी को इस हवाले से पता नहीं होता तो वो वायलेशन करता जाता है। अच्छा, इसमें अब ये बात ये है कि अब इसका होगा क्या? डेडलॉक पैदा हो गया। हाँ, देखिए, सिटी और लाहौर की जानब से तो ये कहा गया था कि जिसके भी चालान ज्यादा होंगे, जुर्माने ज्यादा होंगे और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अब तमाम शहरी, पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल के 2 लाख चालान आए लेकिन उसकी मोटरसाइकिल बेचारे की 40,000 रुपए थी। अब बातें ये हैं कि शहरियों को इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि सेफ सिटी का जाल लाहौर ने बल्कि अब 24 शहरों में बिछा हुआ है। मजीद जो 10-12 रह गए हैं वो भी कह रहे थे इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हर जगह कैमरास लगा हुआ है, जैसे गाड़ी या मोटरसाइकिल वायलेशन करती है वो ऑटोमेटिकली। रमजान, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है जो कि पैदा होता है कि जो किस्तों का कारोबार करते हैं, जाहिर है वो जो बंदा किस्तों पे ले रहा है, थोड़ी सी उसने डाउन पेमेंट किया, उसके नाम तो नहीं बाइक ट्रांसफर कर सकते, उन्होंने इसी तरह से करना होता है। अब इसका ये वाले केस का क्या हल निकलेगा? चालान किस तरह वसूल होंगे और आगे जो किस्तों का कारोबार करते हैं उनके लिए फिर क्या एसओपीज होंगे? बिल्कुल जी, उनका पहला तो एसओपीज ये है कि सबसे पहले जब किस्तों पे मोटरसाइकिल दूसरा शहरी लेता है तो मोटरसाइकिल उसी टाइम उसके नाम रजिस्टर्ड करवा दे, बायोमेट्रिक करवा दे। हम लोग करवाते नहीं है, जिसकी वजह से पेंडिंग आ जाती है चीजें, तो वो आपके ही खाते में पड़नी है। सही। इस हवाले से किस्तों वालों को ये चाहिए कि सबसे पहले फौरी जब मोटरसाइकिल वो सेल करते हैं तो उस शहरी के नाम रजिस्टर करवा दें ताकि उनके नाम ये मोटरसाइकिल अब ना रहे। बायोमेट्रिक भी नहीं करवाते जी, एक भी है बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मोटरसाइकिलें सेल करते हैं तो मिर्जा रमजान लेन देन का फिर मामला कैसे करेंगे? पूरा दे दें, महकमा एक्साइज को पूरा डाटा दे दें और जब वो डाटा दे देंगे इनकम, उसका मतलब है कि महकमा एक्साइज के अंडर वो डाटा आ गया और इसे कारोबार किया हुआ है मोटरसाइकिलें किस्तों पर या
फरोख्त करने के लिए। जब मैथमेटिक साइंस का डाटा उनके पास चला जाएगा, इस हवाले से वो जो ओनर है वो भी सेफ हो जाएगा और जो लेने वाला है वो भी सेफ हो जाएगा, क्योंकि हम कर जाते हैं बड़ी गफलत लापरवाही का मुजाहरा। यकीनन हम नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान बेग। और नाजरीन, इससे हमने नतीजा ये निकाला है कि रजिस्टर्ड जिसके नाम होनी चाहिए उसके करवा दें, वरना आपको भुगतना पड़ेगा और इतने इतने चालान आ जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं होगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इतने चालान आ चुके हैं। तो वाकई ये बिल्कुल एक टेस्ट केस है माम ट्रैफिक पुलिस के लिए। मतलब इससे पहले हम हैरान हुए थे कि शहरी जिसकी बाइक बड़ी खस्ता हाल थी, 40,000 की बाइक थी, 2 लाख के चालान थे, तो क्या उस पे आपने उसको नीलाम करके वसूल कर लेना था। अब ये जो 23 लाख के चालान है, करने वाले कोई हैं, भरने वाले कोई हैं, तो अब देखना ये कि ये थोड़ी सी किससे पैसे जो है वो लिए जाएंगे और आगे जो किस्तों का कारोबार करते हैं क्या होगा। जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि जनाब अगर वो अपने नाम करवा लेगा खरीदार या जिसने किस्तों पे लिया है, तो वो तो फिर रफू चक्कर भी हो सकता है। तो वो सुनने वाला भी यकीनन हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा, मायूस हो गया होगा और बड़ी ऑडियंस हमारी मायूस होगी। हमदर्दी है हमें उसके साथ, क्योंकि उसने तो नहीं किए ये वायलेशन। तो हम थोड़ा मूड बेहतर कर देते हैं, मौसीकी की बात कर लेते हैं। मौसीकी और शोहरत और दौलत, जब ये तीनों एक साथ हों तो बनता है नाम टेलर स्विफ्ट। और पॉप म्यूज़िक की दुनिया की ये सुपरस्टार ना सिर्फ स्टेज पर राज कर रही हैं, बल्कि अब इन्होंने दौलत की दौड़ में भी सबको पीछे छोड़ दिया और मौसीकी की दुनिया में एक और तारीख रकम कर दी है। फोर्ब्स की ताज़ा तरीन जो दर्जाबंदी है उसके मुताबिक टेलर स्विफ्ट की मजमूई दौलत 1.6 अरब अमरीकी डॉलर है, जिसके बाद वो दुनिया की अमीर तरीन खातून मौसीकार बन गई। और इस फहरिस्त में टेलर स्विफ्ट ने गुलकारा रिहाना को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी दौलत का तखमीना तकरीबन 1.4 अरब डॉलर है, जो ज़्यादातर उनके ब्यूटी और फैशन ब्रांड से जुड़ी हुई हैं। मगर टेलर स्विफ्ट की कामयाबी को मुनफरद बनाने वाली बात यह है कि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा बराह रास्त मौसीकी, कॉन्सर्ट्स और गानों की फरोख्त से हासिल हुआ है, ना कि किसी बड़े बिजनेस एम्पायर से, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से। खास तौर पर उनका जो मशहूर दी एरिस टूर था, वो मौसीकी की तारीख का सबसे कामयाब कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ, जिसने आलमी सतह पर तमाम माली रिकॉर्ड भी तोड़े, टेलर स्विफ्ट की दौलत में बेपनाह इजाफा भी किया और साथ ही साथ उनके म्यूजिक कैटलॉग की मालियत जो है वो सैकड़ों बिलियन डॉलर बताई जाती है। जबकि स्ट्रीमिंग अलग है, लाइसेंसिंग अलग है और एल्बम्स की रॉयल्टीज भी उनकी आमदन का मजबूत जरिया है। तो भाई ज़बरदस्त बात होगी, इतनी अमीर बातें हो गई हैं। ब्रेक क्या, बल्कि प्रोग्राम को ख़त्म करना ही बनता है। तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।